Morning. Good morning. Good morning. Very good morning. तो कल हम द्विपद प्रमेय में सवाल कर रहे थे, द्विपद गुणांक से जुड़े हुए सवाल कर रहे थे। आज थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो लेंगे और आज मजेदार होंगे। कल वाले सवाल थे सीधे थे कि ठीक है, इजीली आ रहे थे। कल वाले थोड़े आसान थे और सी अकेला था। NC1 NC2 जो थे अकेले थे। आज हम वो सवाल करेंगे जिसमें 2C साथ में आए। 2C साथ में आए, जैसे NC1 के साथ NC3 आ रहा है। 2C के जो गुणांक है, जो द्विपद गुणांक 2 है, वो दो दो गुणा में आ रहे हो। जैसे इस सवाल को देखो। अब इस सवाल ने क्या किया, आपसे दो दो गुणा करके पूछ रहे हैं। बताओ ये कितना होगा। दो दो की गुणा आ रही है। ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, या फिर ये देखो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, दो दो की गुणा हो। यहाँ पे स्क्वायर आ गया, मतलब दो दो की गुणा है। तो ये जो दो दो की गुणा होती है, इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं, इनको आज हम करेंगे, है ना। आज इस टाइप के सवाल करेंगे। बड़े सुंदर सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, मजा आएगा इन सवालों को करके। थोड़ा सा आपको अलग सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इनके बारे में सोचना होगा और बड़े ही मजे से ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है इनको। जो ये कह रहा है सब सच है, ये जो कह रहा है वो ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि कहानी में ट्विस्ट क्या है। ठीक है, जैसे इसको देखो, ये है C0 C2 C1 C3 C2 C4 एंड डैश 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 चल रहे हैं। ये हमें दो दो की गुणा निकालनी है। अब दो दो की गुणा, एक्स का मान कुछ भी रख दो, दो दो की गुणा तो नहीं आएगी। यानी अब एक्स का मान रख के नहीं निकलने वाला। एक्स का मान रख के, अब तक जो हमारे सवाल थे उनमें हमने एक्स का मान रख रहे थे। एक्स का मान 1 रख दिया, -1 रख दिया, कभी उनको जोड़ दिया, कभी उनको घटा दिया, उससे निकल रहे थे। इस बार 2C चाहिए और वो भी 2C गुणा में चाहिए। 2C चाहिए, वो भी गुणा में चाहिए। ये कैसे निकलेगा, आ जाओ दिमाग लगाते हैं। निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। पहले इसको लो, इस भाईजान को लो और इसको थोड़ा ठीक से लिखो। ठीक से कैसे, ये जो पहले वाला सी है, फर्स्ट वाला सी, फर्स्ट वाले ले लो और इनको घटा के लिखो। घटा के लिखने का मतलब है ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के लिख दो। और ऐसा करने पर हम जानते भी हैं कि सी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा नियम कहता है NCR बराबर होता है NC n-R। मैं अगर इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा भी दूं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा तो और फायदा उठाते हैं। NC0 को मैं लिख सकता हूं NCn-0, जो कि n बन गया। सेकंड वाले को मैं टच ही नहीं कर रहा, सेकंड वाले को मैं परेशान नहीं कर रहा, केवल फर्स्ट वाले को परेशान कर रहा हूं। NC1 ये हो गया NCn-1 और NC3 प्लस फिर NCn-2 NC4 एंड डैश 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 लास्ट वाला पद। लास्ट वाला पद हो गया, n में से n-2 गया, 2 बच गया, ये हो गया NC2 और NCn। ये लो, बस मैंने ये किया। जो फर्स्ट वाले भैया हैं, जो आगे आगे खड़े हैं, उन भैया में फॉर्मूला लगा दिया NCR बराबर NCn-R। मतलब उनको घटा के लिख दिया, उनको घटा के लिख दिया। और क्यों लिखा, क्योंकि ये रणनीति का हिस्सा है हमारा। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है सिर्फ पहले वाले गुणांक पे। सिर्फ जो फर्स्ट वाले गुणांक है उनमें मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, सिर्फ पहले पहले गुणांकों पे। दूसरों को एज इट इज जैसे थे वैसे ही रखा, सिर्फ फर्स्ट वाले को मैंने घटा के लिखा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके इस तरीके से लिखा। क्यों लिखा, आ जाओ अब कारण देखते हैं। ये दोनों जो गुणांक है इनका जोड़ देखो, n+2 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 n+2, तो सबका जोड़ बराबर आ रहा है। इसका मतलब कोई तो बात है, कोई तो कहानी है, कुछ तो कहानी है ना। कुछ तो है दया, कुछ तो है, कुछ तो है। सबका जोड़ बराबर आ रहा है, n+2 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 आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो है।
है ना, कुछ है, ये है क्या, बस इसी को देखते हैं। आ जाओ, इसमें करना क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n की पावर 2n हो तो इसे आप 2 बार लिख सकते हैं। ट्रिक देखना कैसे ये काम करेंगे। इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, ये 2 बार मैंने इसको लिख दिया। 2 बार लिखने के बाद मैंने क्या किया, इस पहले वाले को क्रम बदल दिया, x को आगे लिख दिया, 1 को पीछे लिख दिया। ये लो, दूसरे वाले के कोई हाथ नहीं लगाया। रणनीति, राजनीति, है ना, रणनीति राजनीति। एक मिनट, ठीक है, ये आपको करना होगा। अब ये करने के बाद थोड़ा सा काम और करना है, इतने में आप अपने उत्तर के पास पहुंच जाओगे। विस्तार कर दो, विस्तार कर दो, इस भैया का भी, इस भैया का भी। पहले इस भैया का विस्तार करते हैं। विस्तार हमेशा NC0 से, पहले वाले पे पूरी पावर, फिर NC1 x की पावर n-1, एक एक पावर कम होती जाएगी, प्लस, और दूसरे वाले पे बढ़ती जाएगी, लेकिन दूसरे वाला एक है, दूसरे वाले पे बेचारे पे क्या बढ़ेगी, दूसरे वाला एक है, ये लास्ट में NCN, और ये खत्म हो गई। ये पहले वाले का विस्तार हो गया, फर्स्ट वाले का, ठीक है, इनटू सेकंड वाला। अब सेकंड वाले में हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स किया, 1 प्लस एक्स किया तो पहला पद 1 हो गया, दूसरा x हो गया, तो NC0 x की कोई पावर नहीं, केवल 1, फिर NC1 x पे एक पावर, क्योंकि जब चीज दूसरे नंबर पे होती है तो पावर बढ़ती है, और फर्स्ट नंबर पे होती है तो पावर घटती है। फर्स्ट नंबर वालों में पावर घटती है, सेकंड नंबर वाले पे पावर बढ़ती है ना, यही द्विपद विस्तार में यही होता है। ये रहा, अब मैं इनकी गुणा करूंगा, पूरा खुलेगा, गुणा करूंगा पूरा खुलेगा, दोनों की गुणा करूंगा तो खूब सारे पद खुलेंगे, लेकिन नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं केवल n+2 पावर में। n+2 पावर में क्यों इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ऊपर देखो n+2 है, तो मैं n+2 पावर में इंटरेस्टेड हूं। मैं देखना चाहता हूं n+2 कब कब बनेगी और उसका गुणांक क्या होगा, n+2 कब बनेगी। आ जाओ, जैसे ये भैया है, ये किससे गुणा हो कि n+2 पावर बन जाए, n पावर तो यही लेके बैठा है, और जब ये इससे गुणा होगा तो n पावर इसके पास है, 2 पावर इसके पास है, टोटल मिला के n+2 हो जाएगा। तो मैं x की पावर n+2 का गुणांक इकट्ठा कर रहा हूं। दोनों तरफ से करना पड़ेगा, जब कंपेयर करते हो तो दोनों साइड से करना पड़ेगा। पहले इधर देखते हैं, इधर x की पावर n+2 का गुणांक, एक तो ये आ गया, NC0 इंटू NC1, NC0 इंटू NC2, प्लस, और भी आएंगे, और भी आएंगे भी, और भी आएंगे। और ये देखो, ये वाला भैया जब इस वाले से गुणा होगा, क्योंकि x की पावर n-1 इसके पास है, 3 पावर इसके पास है, तो यहाँ पे भी टोटल पावर n+2 बन जाएगी, है ना। तो ये भी हो गया NC1 और NC3। अभी रुको, अभी रुको, और भी आएगा, और भी है, एक भाई साहब और है, और एक भाई साहब और नहीं, कई भाई साहब और है। अगले वाले से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा NC2 और NC4। फिर इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। जिनमें x की पावर n+2 आ रही है, उन उन गुणांकों को मैंने अलग कर दिया। इन ये सब x की पावर n+2 के साथ आएंगे। इधर आ जाओ, इस साइड में, इस साइड में तो बड़ा सिंपल है। इस साइड में क्यों सिंपल है, सीधा 2n पावर है, सीधा 2n पावर है। जब मैं इसको खोलूंगा, इस साइड वालों को खोलूंगा, तो इसमें आएगा 2nC0, x की कोई पावर नहीं, 2nC1 x की पावर 1, 2n2 x², 2nC3 x³
n डैश 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 चलता जाएगा। अब इधर बताओ x की पावर n+2 जब आएगा, गौर करो गौर करो, जब 2 पावर आ रही है तो गुणांक आ रहा है 2nc2, जब 3 पावर आ रही है तो गुणांक आ रहा है 2nc3। तो मुझे कितनी पावर चाहिए? n+2 पावर चाहिए। तो जब n+2 पावर आएगी तो गुणांक क्या आएगा? 2nc n+2, 2nc n+2, 2nc n+2 आ गया। अब इसको चाहे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको हल कर लो, इसे खोल दो, खोलने पर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2n बट्टा फैक्टोरियल n+2 माइनस 2n में से n+2 गया n-2। ये आपका आंसर हो गया सी। बड़ा ही लाजवाब तरीका, बड़ा ही शानदार तरीका है सवाल को डील करने का, बहुत मजेदार तरीका। देखो तो सही, है ना, देखो तो सही। कितना शानदार तरीके से इस सवाल की बनावट है, देखो जो बनावट है वो देखो, क्या बढ़िया तरीके से। और ये चाबी है एक तरह की, ये कोई n+2 पावर की बात नहीं है, n+1 पावर भी चेक कर सकते हैं अगले किसी सवाल में। ये एक चाबी खुल गई है अब आपके पास, इससे आप अलग अलग पावर चेक कर सकते हैं। आज ये सवाल आया, कल कोई और सवाल भी आ सकता था, कल कोई और सवाल भी आ सकता था। जैसे अभी एक सवाल और इस पे निपटाता हूँ, देखो एक और निपटाता हूँ। अगर हमें पूरी स्क्वायर चाहिए तो कैसे निकलेंगे? स्क्वायर भी निकलेंगे। एक्स की पावर एन का कंपैरिजन कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ एक्स की पावर एन का कंपेयर करो। एक्स की पावर एन कब बनेगा? ये वाला भैया इससे गुणा होगा तब एक्स की पावर एन बनेगा। ये वाला इससे गुणा होगा तो एक्स की पावर एन बनेगा। ये वाला इससे गुणा होगा तो एक्स की पावर एन बनेगा। तो एक्स की पावर एन के गुणांक को कंपैरिजन कर दो तो क्या आ जाएगा? nc0 का nc0 इंटू nc0, nc0 का स्क्वायर, nc1 इंटू nc1, nc1 का स्क्वायर, nc2 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। ये गुणांक किसके बराबर? एक्स की पावर एन के गुणांक। उधर क्या हो जाएगा? 2ncn, 2ncn। ये लो, तो ये आपका इसी के साथ एक भाई और निपट जाएगा, अगले वाला स्क्वायर वाला, ये वाला। उसी से, उसी में अगर आप x की पावर n के गुणांक की तुलना कर लो, ये हमने n+2 की तुलना की थी, n+2 की तुलना करने के बजाय, क्योंकि वो सवाल n+2 से हो रहा था इसलिए n+2 पावर की तुलना की। अगर x की पावर n की तुलना करते तो x की पावर n कब बनता? nc0 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख के, और आप दोनों तरफ x की पावर n के गुणांक की तुलना, टू एन सी एन इधर आ जाएगा, इधर nc0 का स्क्वायर, nc1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस सवाल के लिए n दिया हुआ है 5, ठीक है, n 5 है, n का मान 5 रख दो, n 5 है तो ये 10c5 हो गया, बराबर 5c0 का स्क्वायर। ठीक, मेरी बात समझ रहे हो ना? पहले आप बता दो, अब भावना समझ रहे हो ना? कितनी जबरदस्त चीज दी है यार, कितनी मतलब कमाल की चीज दी है। मतलब सवाल तो होता रहे सी, बात चीज है जो वो सुंदरता है, बात देखो कितनी गजब तरीका से। मतलब 1+x की पावर 2n को हमने 2 बार लिखा, एक को उल्टा किया, फिर गुणा किया, और इससे हमने इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, इतनी सारी। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर n+1, एक्स की पावर n+2, एक्स की पावर n+3, एक्स की पावर n+4, ढेर सारे सवाल बना सकते हैं इससे, ढेर सारे। समझे? 50 सवाल बना लो चाहे इससे आप। एक आप n+2 पावर का बना लो, एक n+1 का बना लो, n+3 का बना लो, n+5 का बना लो, अनगिनत है एक की। और इसी चाबी से खुलना है सारे के सारे।
है ना, इसी चाबी से सारे के सारे खुलने वाले हैं। $252। हाँ, वो जानबूझ के हमने लिखा, जानबूझ के उल्टा लिखा, ताकि क्या हो कि वो वाले जो गुणांक है वो इस तरीके से गुणा हो कि एक n पावर हो, एक 2 पावर हो, एक n-1 पावर हो, एक 3 पावर हो, एक n-2 पावर हो, एक 4 पावर हो। इस तरीके से एक अच्छा सा सिस्टम बने, और वो हमारे उत्तर के अनुरूप भी था। हमारा सवाल भी यही चाहता था, तो हमने उसके हिसाब से उसको सेट किया। हाँ, 2 बार था ना, 1 बार कट गया। एक बार 5 तक काट दिया, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दिया, और एक बार पूरा लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक का कट कर दिया। ये वापस आ जाओ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखो, बोर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बोरियत तब ज़्यादा बुरी हो जाती है जब आप बोरियत का इलाज करना चाहते हैं। इलाज मत करिएगा, कभी भी अपनी बोरियत का इलाज मत करिएगा। बोरियत सबसे बढ़िया चीज़ है। सबसे बढ़िया चीज़ अगर दुनिया में भगवान ने इंसानों को कोई दिया है, तो वो बोरियत है। लेकिन दिक्कत ये है कि इंसान अपनी बोरियत का इलाज कर लेता है। अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए जद्दोजहद करता है। इससे सारा काम बिगड़ जाता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ अच्छी होगी, वो बोरियत लाएगी। कोई भी चीज़ आप कर लीजिए, वो बोरियत लाएगी। अच्छी चीज़ जो भी आप करके देखिए, आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आप 2-3 दिन में बोर हो जाओगे। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 2-3 दिन में बोर हो जाओगे। तो बोरियत अच्छी चीज़ों के साथ आती है। जो चीज़ें अच्छी है, वो बोरियत लाती है। और आप बोरियत का इलाज कर रहे हो, इसका मतलब आप अच्छी चीज़ों का इलाज कर रहे हैं। आप अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। तो बोरियत का इलाज कभी मत करिए। अगर आप बोर हो रहे हैं, होने दो। बहुत बढ़िया चीज़ है। बोर होने दो, और होने दो, इलाज मत करना। अब पता है क्या करते हैं हम लोग? थोड़े से बोर होते हैं, मोबाइल उठा लिया। थोड़ा-सा बोर हो गए, टेबल से, कुर्सी से उठ के बाहर घूमने चले गए। थोड़ा-सा बोर हो गए, किसी को फ़ोन मिला लिया। थोड़ा-सा बोर हो गए, रील खोल ली। इससे क्या हुआ? आपने, वो बोरियत सही थी, उसको झेलना था, इलाज नहीं करवाना था, उसको झेलना था। अगर आप झेलते, तो थोड़ी देर में वो बोरियत मज़े में बदल जाती, क्योंकि दिमाग थक जाता, ये कहते-कहते कि ये बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। फिर दिमाग उल्टा शुरू हो जाता कि भई ओ मान्य तो आत कोनी, ओ भाई लो मान्य तो आत कोनी, ओ धापेड़ो कोन माने, ओ तो ई बोर होसी। ई सच्चो को है कि चलो पॉज़िटिव बातें करने लग जावा। फिर दिमाग कहेगा नहीं यार ठीक है, इतना कोई बोर तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, करना चाहिए, और करूँगा तो और मज़ा आ जाएगा। फिर दिमाग उल्टा शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने इलाज कर लिया, तो वो बोरियत यूँ की यूँ बनी रहेगी। अगली बार फिर पढ़ने बैठोगे, फिर बोरियत आएगी। अगली बार कुछ और करने बैठोगे, फिर बोरियत आएगी। ये बोरियत लगातार चलती रहेगी। इसलिए कभी भी अपनी बोरियत का इलाज न करें। अपनी बोरियत को बना रहने दें। अगर आप बोर हो रहे हैं, तो उसको बना रहने दें। मैं कई बार, मैं बोरियत होता है तो कभी नहीं उठता। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं बोर हो रहा हूँ, तब तो मैं बिल्कुल नहीं उठूँगा। तब तो मैं बिल्कुल नहीं उठूँगा। अगर मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं उठूँगा। मैं वही काम करता रहूँगा। अगर मेरे दिमाग में जब भी ये आता है, अपने आप की खुद की लड़ाई है मेरा, खुद का संघर्ष रहता है, जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, भाई बोर हो रहे, अब तो पक्को हो, अब तो पक्को ही और हो।
वो फिर इस तरीके से मैं अपने आप को डोमिनेट करता हूँ, अपने आप को रोकता हूँ, क्योंकि हर चीज आज जब ये पढ़ा रहा हूँ मैं 3 क्लासें ले रहा हूँ, बोर होता ही होते हैं। ये अच्छी चीज है, गलत थोड़ी है। कोई बुरा कर रहा हूँ क्या? कोई गलत कर रहा हूँ? अगर मैं क्लासेस ले रहा हूँ 3-3 और कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, क्या ये गलत कर रहा हूँ? नहीं, लेकिन मेरा दिमाग तो बार-बार मुझे यही कहानियाँ समझाएगा ना कि क्या कर रहा है यार? सारा दिन क्लासेस लेता रहता है। सारा दिन जा घूम, आज आखा तीज है, बच्चों को लेके जा, वहाँ घूमने जा, वो कर, फलान कर। वो बार-बार डाइवर्ट करेगा आपको, बार-बार करेगा, लेकिन आपको पता है ये बेवकूफ़ बना रहा है आपको। ये बेवकूफ़ बना रहा है। जो एक्चुअली सही है वो ये है जो अभी आप कर रहे हो। अभी जो मैं क्लास में कर रहा हूँ वो सही है। कल फिर भी मैंने 2 क्लास ली थी। काम था इसलिए। आज आखा तीज है फिर भी 3 क्लास ले रहा हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं। ये ज़रूरी है कि मैं अपनी बोरियत को मारूँ। ऐसे ना हो कि वो मुझे हावी हो जाए, वो मेरे पे हावी होके मुझे कहे कि चल थोड़ी देर रील चला ले, थोड़ी देर शॉर्ट्स देख ले, चल यूट्यूब पे कुछ काम की चीज़ देख ले, है ना? टाइम को किल करते हैं, चलो समय को बर्बाद करते हैं, कुछ और तरीके से, कुछ और ट्विटर खोल लेते हैं या कुछ और खोल लेते हैं। ना, हैं, बोर हो रहे हो, होते रहो, लगातार होते रहो, जब तक आपका दिमाग आपको सेट ना कर दे। वरना क्या होता है, लोग मोबाइल खोल लेते हैं, व्हाट्सएप ही खोल लो। अरे कुछ कोई मतलब ही नहीं, क्यों खोला व्हाट्सएप? बोलो बोर हो रहे हो, इसलिए व्हाट्सएप खोल लिया। देखना, अधिकतर आप लोगों से अपने मोबाइल अपने पास में रखते हैं, थोड़ा-सा बोर होते हैं, मोबाइल खोल लिया, हो गया काम। बस आपका दिमाग आप पे हावी हो गया, आपका दिमाग आप पे हावी हो गया, और आपका दिमाग हावी हो गया तो वो तो डिस्ट्रैक्शन। और आज का जो समय है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव टाइम है। आज आपके पास अपनी बोरियत को मारने के लिए 50 तरीके हैं। इतना समय, इतनी चीज़ें पहले कभी नहीं हुआ करती थी। पहले जब आप लोग बोर होते थे, पहले जब आप लोग बोर होते थे तो इतने साधन नहीं थे। अब आजकल तो बोर होने के लिए, जैसे आप बोर होते हैं, हज़ार चीज़ें आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। आप यूट्यूब पे जाइए, हज़ारों कंटेंट है जो आपको बाँधे रख सकता है, आपकी बोरियत मिनटों में खत्म कर देगा। आपकी बोरियत को बहुत जल्दी खत्म कर देगा। रील्स है, वो आपकी बोरियत को मिनटों में गायब कर देगी। मिनटों में उनमें इतनी ताकत है कि आपका मूड चेंज कर देगी। आप उदास हैं, सुस्त हैं, आप थोड़ी-सी देर शॉर्ट्स देखिए, थोड़ी देर इंस्टाग्राम की रील्स देखिए, 10 मिनट बाद आप एकदम फ्रेश हो जाएँगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आपका पढ़ने का जो था, जो सही चीज़ थी, वो डाइवर्ट हो गई। अब वो खराब हो गया ना, मूड तो ऐसा ही है। इसको तो अच्छी चीज़ पसंद आती नहीं है। हमें मूड के हिसाब से चलेंगे तो इसे अच्छी चीज़ पसंद ही नहीं आती। अब इसे कहाँ ये लगातार पढ़ना पसंद आएगा, किसे इसे डेली पढ़ना पसंद आएगा। इसे रिज़ल्ट तो चाहिए, ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ये तो वो चाहता है, ये चाहता है कि रिज़ल्ट तो आए, ट्रेनिंग नहीं हो। बिना ट्रेनिंग के रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसलिए कि इसको ऐसे ही ढाले रहो कि भई चल, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और एक मुझे गाना याद आता है, बहुत सुंदर गाना है, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, राकेश खन्ना का गाना था एक, दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे, झुक कर सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया। वो बहुत अच्छा गाना है, वो मेरे बच्चों को भी मैं सिखाता रहता हूँ वो गाना, कि दुनिया में आए हो तो करना पड़ेगा। चॉइसेस नहीं है ये आपके पास। आपके पास कोई चॉइसेस नहीं। गाना वैसे तो वो अलग गाना है, अलग थीम पे बनाया गया था, लेकिन मेरी थीम के साथ वो बहुत बार मैच करता है। मेरी थीम के साथ वो बहुत बार मैच करता है। इसीलिए मैं अपने आप को समझा, दुनिया में आए हो तो काम करे प्यारे, मतलब दुनिया में आए हो तो करना ही पड़ेगा। चॉइसेस नहीं है आपके पास। बोला नहीं मैं कुछ और कर लूँ, मैं रील्स चला लूँ, मैं ना, करना पड़ेगा। अगर कहीं पहुँचना चाहते हो तो काम करना पड़ेगा, वरना ये दुनिया वैसी नहीं है। ये वो सॉफ्ट वाली दुनिया नहीं है जहाँ आपको आराम से आप मज़े करते-करते निकल जाओगे। तो इस पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा पैकम-पैक करेंगे। थोड़ा-सा पैक करेंगे, कैसे? ये एन वहाँ पर दिया हुआ ही है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक। ये रहा 3r-2, और ये लो r का मान 1 से लेकर n तक, बंद करके, पैक करके मैंने लिख लिया। बस पैकिंग की है, और कुछ नहीं किया। पैकिंग किया, इतना बड़ा था, इसको बंद करके मैंने छोटा कर लिया। r का मान 1 से लेकर n तक, 3r-2 एनसीआर। आप r का मान 1 रखोगे, पहला पद आ जाएगा। r का मान 2 रखोगे, दूसरा आ जाएगा। 3 रखोगे, तीसरा आ जाएगा। 4 रखोगे, n रखोगे, n आ जाएगा, लास्ट वाला आ जाएगा। अब सिग्मा को मैं अलग-अलग कर लेता हूँ। अलग-अलग करने पर 3 बाहर आ गया, r इंटू एनसीआर -2 ठीक है। अब वापस खोल दो, वापस से खोल दो। r का मान 1 रखने पर 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू r का मान 2 रखने पर 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3,
4 इंटू और n इंटू NCN माइनस 2 इंटू NC1 NC2 NCN, ये लो। और इसका हमने बनाया हुआ है, इसका फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, कुछ फॉर्मूले रेडीमेड ही ले लेते हैं। ये क्या अवकलन से बनता है, अवकलन कर दो, अवकलन कर दो, ये रहा, ये रहा, NC1 से लेकर NC1 2 इंटू NC2 3 इंटू NC3, ये कुछ रेडीमेड है, बना के रख लो ताकि काम आए, अचार की तरह डाल के रख लो। n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, बार बार बनाएंगे तो टाइम खराब होगा। n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो गया 3n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2 गुणा इसका जोड़ तो सीधा ही है, 2 की पावर n होता है, लेकिन इसमें NC 0 नहीं है, एक पद गायब है, एक पद गायब है, तो अपनी तरफ से मिला दो और अपनी तरफ से घटा दो ताकि गणित बराबर बना रहे। NC 0 जोड़ने पर, NC 0 घटाने पर, ये हो गया आपका 2 की पावर n, NC 0 का मान 1। अब ब्रैकेट खोल लो, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 3n माइनस, यहाँ 2 की पावर 2 अंदर बच जाएगी, मतलब 4 प्लस 2, ये आंसर आ गया, आंसर डी। अच्छा प्लस 2 है ना, प्लस 2 है, जब बी हो गया, बारीक सा अंतर था, प्लस 2 था। अच्छा इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, यहाँ शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा ट्रिक काम कर जाएगी। हाँ ठीक कर दिया मैंने। इसको एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ तक का जोड़ करवा लेते हैं, इतना 2 पदों तक का जोड़ करवा लेते हैं। 2 पदों तक का जोड़ हो जाएगा, C1 का तो 1 हो गया, प्लस 4 इंटू n का मान अगर मैं 2 रखूं, 2 तक करूं, तो 2C2 का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो देखो किससे जोड़ 5 आ रहा है, मैंने n बराबर 2 ले लिया, मैं 2 पदों का जोड़ कर रहा हूं, तो देखते हैं 2 कौन, 2 पे n बराबर 2 पे 5 कौन दे रहा है। तो यहाँ देखें पहले वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन को, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 2, 2 इंटू 2 की पावर 3 जो कि 8 हो गया, 8 हो गया, यानी ये 16 हो गया, तो ये तो गलत। यहाँ भी रखे तो 3 माइनस 4 2 हो गया, और ये 2 की पावर 2, 4 4 दूनी ये 8 हो गया, ये 8 देगा, इसलिए ये गलत। ये देखें तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, और 2 और ये 2 की पावर 1 यानी 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो ये 5 दे रहे हैं। अच्छा 2C1 का मान 2 होगा ना, सॉरी 2C1 का मान 2 होगा, तो ये 6 होगा। ये पूरा लिख देता हूँ एक बार, वरना गलतियां हो रही है। ये हो गया, मैंने n का मान 2 ले लिया, तो 2C1 इंटू 4 2C2, तो सिर्फ 2 पदों तक जोड़ रहा हूँ, तो 2C1 2 हो गया, प्लस 4 इंटू 2C2 1 हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस 4 यानी 6। अब 6 आपको कौन दे रहा है, सिर्फ यही दे रहा है ना, साथ में थोड़ा सा, हाँ 2C1 2 होगा, वो गलती हो गई ना, थोड़ा सा ट्रिक भी लगाते रहा करो साथ साथ में। मेन तरीका तो देखो वो तो विकल्प है ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि कल इसी सवाल को अगर चेंज करके कुछ और डाल देता, ऑप्शन वाला बनाता ही नहीं, तो फिर वो दिक्कत हो जाती। ये तो ठीक है, ऑप्शन वाला सवाल बन गया, ऑप्शन वाला सवाल बन गया। अभी जैसे समझाता हूँ, आप लोग कई बार
मुझे लग रहा है कि आप बात भावनाएं नहीं समझ पा रहे हो। भावना ये, जैसे अब इस सवाल में देखो, इस सवाल में बंदा खेल खेल गया। इस सवाल में खेल क्या खेल गया कि n का मान दे दिया 5, n का मान दे दिया 5। अब 5 दे दिया, या तो आप एक एक करके निकालो और जोड़ो और 5 तक स्क्वायर करो, या आपके पास फॉर्मूला हो मैन तरीके वाला, उससे निकाल के सीधा निकाल लो। तो कई बार बंदा ऑप्शन वाला, अब यहाँ पे ऑप्शन वाला सवाल ही नहीं है ये। अब आप ऑप्शन से नहीं कर सकते इसको आप बाय ऑप्शन से नहीं कर सकते। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शॉर्ट ट्रिक्स अपनी जगह हैं, वो अपना काम करेंगी, लेकिन पेपर बनाने वाला, सवाल बनाने वाला कुछ सवालों पे ऐसा भी कर सकता है जहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक से काम करेगी नहीं, बेकार हो जाएगी। फिर आपको मेन तरीके से जाना ही होगा। तो मेन तरीका तो हमेशा ही प्रभावी है, शॉर्ट ट्रिक कभी कभी प्रभावी है, लेकिन जिस दिन काम करती है उस दिन टाइम बचाती है, तो उसको भी देखना होता है। लेकिन दिमाग में रखना हमेशा कि हर सवाल शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो सकता, संभव भी नहीं है। कुछ सवाल हो सकते हैं, बढ़िया है, वो कुछ सवाल होते हैं उनको करके देखो, है ना। लेकिन मेन तरीका तो सब पे लगा के देखो, मेन तरीका तो सब पे लगा के देखो। मेन तरीका नहीं, ऐसे नहीं, मेन तरीका ना छूट जाए। जुगाड़ है, काल बंद कर देवे, कल ही पेपर बनाने वाला ऐसा बना दे कि हमारे सारे जुगाड़ बेकार हो जाए। ये लगभग 2012-11 की 12 की बात है, 2011-12 की। मेरा एक बैच था बीएससी वाला, उसकी बात चल रही थी। तो उस बैच के अंदर एक स्टूडेंट हुआ करता था, और हर बार ही होते हैं नए ऐसे स्टूडेंट होते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 5 साल के विशेषज्ञ होते हैं, वो 5 साल के पेपरों को उठाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आप लोग भी जब बीएससी की होगी तो आपने देखा होगा कि आपके साथ में जो क्लास है, उस क्लास में एक बंदा ऐसा हो ही जाता है जो विशेषज्ञ होता है पैटर्न को पकड़ने में, कि भैया पेपर में क्या आ रहा है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, वो इसी को पकड़ता है। तो हमारा भी एक स्टूडेंट था, और वो क्या करता था, वो पेपर के पैटर्न को पकड़ता था कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या सवाल चल रहे हैं, मतलब 2000 इससे पहले 5 सालों में कैसे सवाल आए हैं, कौन से सवाल कितनी बार आ चुका है, किसके आने के क्या चांसेस है। वो 6 महीने भरपूर मेहनत करता था, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक उसका काम सिर्फ यही होता था कि पकड़ना कि क्या फिजिक्स में आने वाला है, क्या केमिस्ट्री में आने वाला है, क्या मैथ्स में आने वाला है। वो लगातार बस इस तरीके से ही पेपर को ढूंढता था और 6 महीने इसी बात पे खर्च करता था। अच्छा, वो काफी हद पे सही भी होता था, काफी हद पे सही भी होता था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उस समय हमारे पर क्वेश्चन में 5 टुकड़े आते थे। 5 टुकड़े आते थे, ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें से ए 1.5 नंबर का आता था, बी 1.5 नंबर का आता था, सी 3 नंबर का आता था, डी 3 नंबर का आता था, ई 6 नंबर का आता था। तो 6, 6, 12, 12 और 3, 15। एक क्वेश्चन 15 नंबर का आया करता था, और 5 क्वेश्चन आते थे, 75 नंबर का पेपर आता था। तो इस तरीके से पैटर्न हुआ करता था, यही चला करता था। तो भाई साहब ने दिसंबर तक मेहनत की, दिसंबर तक मेहनत करके अपना एक रिजल्ट निकाला कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आएगा, और ये क्वेश्चन जो है, इनकी संभावना पूरी है कि ये पेपर में आएंगे। उसने बच्चों को भी बता दिया, सबको बता दिया, सब चले गए। उस साल क्या हुआ कि पेपर बनाने वाले का कहाँ दिमाग फिरा भगवान जाने, उसके क्या दिमाग में आई, उसने पेपर बिल्कुल अलग पैटर्न बना दिया। उसने पेपर बनाया कि पर क्वेश्चन के अंदर वो जो 1.5, 1.5, 3, 3, 6 जो बनाया करता था, जिसमें से 1.5 नंबर की 2 परिभाषा या फॉर्मूले आते थे, 3 नंबर में 2 ठीक ठाक से मध्यम श्रेणी के सवाल आया करते थे, और 6 नंबर में एक लंबा सवाल आया करता था। तो 1.5 की परिभाषा, 3 के सवाल छोटे छोटे, और 6 नंबर का एक बड़ा सवाल, ये पैटर्न हुआ करता था। तो उन भाई साहब को भी उन्होंने वही पैटर्न के आधार पर चलाया, और उन्होंने बच्चों को सबको, और क्योंकि उससे पहले वो सही साबित भी हुए थे, उससे पहले वो एक दो बार जब उन्होंने पेपर बताया था और बच्चों को पेपर पैटर्न पकड़ा भी जा रहा था, सवाल भी आ रहे थे, बच्चे खुश हो गए, बोले यार तो ये तो गुरुजी से भी ज्यादा बड़ी है। तो गुरुजी तो पढ़ार फेर बतावे हो, तो गुरुजी से ज्यादा बढ़िया है, वो तो सीधे ही बतावा है कि पेपर में के आसी। तो है ना, जो बच्चे थे वो जनवरी के आसपास बा गुरुजी की शरण में चला जाता कि भाई महाराज मार्गदर्शन करो, बताओ अब के यहाँ से, बताओ अब के यहाँ से। तो महाराज बता देता कि ये क्वेश्चन है, निशान लगाओ, ये 3 वाले, 6 वाले, मैंने 6 महीने भरपूर अध्ययन कर लिया और मैं ये निकाल लिया। तो कर दिया। और उस साल क्या हुआ, पेपर जो आया था, उस पेपर का पैटर्न, एक पहली बार पेपर का पैटर्न उन्होंने बदल दिया। बदल के उन्होंने 7.5 के 2 सवाल बना दिए। जो 5 बनते थे वो बनाने के बजाय 7.5 के 2 सवाल बना दिए।
हर जो एक सवाल के अंदर 2 पार्ट बना दिए, ए और बी, और वो 7.5 के बना दिए, मतलब परिभाषाएं सब हटा दी, सिर्फ 7.5 नंबर के सवाल बना दिए। और पेपर ऐसा, तो बच्चे परिभाषा करेंगे कि चलो ठीक है भाई, गुरुजी ने बताया, बच्चा थोड़ी सारा उतना पढ़ता है। अगर गुरुजी 20% बता रहा है तो बच्चा भी उसमें से भी छांटता है, और उसमें से भी 20 के 10 कर लेता है। ये तो होता ही, आप सब जानते हो, है ना, ये तो कुछ नहीं छुपा हुआ। अगर मैं 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो बच्चा 50 नहीं पढ़ेगा, बच्चा उस 50 में भी अपना दिमाग लगाएगा, और उससे भी वो 20 या 25 के आसपास बदल लेगा। तो जो गुरुजी बताया उन्होंने और कम कर लिया, और छांट लिया कि भाई ए है, ये गुरुजी का भी महत्वपूर्ण है। फिर भी पकड़ लिया, वो पढ़ रहे हैं। फिर वहां जाके पता चला कि यहाँ तो कोई परिभाषा आई है ना कोई फॉर्मूला है, यहाँ तो 7.5 के बड़े बड़े सवाल आए हैं। वो जो छोटे 3-3 नंबर वाले सवाल थे उनकी जगह भी नहीं है, सारे बड़े बड़े सवाल है वही पेपर में आए हैं। तो पूरा पेपर देख के सबका दिमाग खराब। पेपर खत्म हुआ, सब गुरुजी से मिलने गए कि भाई ये क्या हुआ, ये मतलब गुरुजी भी भौचक्का, बोला क्या। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो हमेशा रहती है, ये हमेशा रहती है। ये एक सीख है इस बात की कि आप कभी भी एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। इसलिए आप हमेशा कभी भी अपने मेन सोर्सेज को मिस ना करें, अपने मेन तरीकों को कभी भी मिस ना करें, वरना सरप्राइज हो जाएंगे। जैसे वो वाली घटना बता रहा हूँ वैसे ही, जैसे भी 2023 में हुआ था, यही अभी हुआ था। 2022 में क्या हुआ था, यही हुआ था। मैं 2022 में चीख चीख के, मेरा वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो, मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, उसमें मैंने बताया भी था कि ग्रेजुएशन निर्णायक होगा, ग्रेजुएशन जो है वो तय करेगा कि सिलेक्शन किसका होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लगभग सीनियर का पोर्शन जो होता है वो एन एन एवरेज सब स्टूडेंट का बराबर होता है। हाँ, थोड़ा बहुत 5-10 नंबर का अंतर हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि सीनियर सबने ठीक ठाक पढ़ी हुई होती है। सीनियर लगभग लगभग हर बच्चे ने ठीक ठाक पढ़ी हुई होती है, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ के आए हो, 12th तक तो पढ़ाई हुई हुई है ना। अंतर तो केवल बीएससी में आता है, बीएससी में आप ये जुगाड़ करना, ये याद आता है 12th तक आप जुगाड़ करते हो, 12th तक आप जुगाड़ नहीं करते, 12th तक आप सब कुछ पढ़ते हैं। इवन उदाहरण भी पढ़ते हैं, प्रश्नावली भी पढ़ते हैं, विविध भी पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं। 12th तक लगभग हर बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है। 12th के बाद बीएससी में आके ये सारा काम बिगड़ता है। फिर वहां जाके हम गुरु बन जाते हैं, हम भविष्य दृष्टा बन जाते हैं, है ना, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, अनुभव हमारा हावी होने लगता है। तो वो सब चीजें कॉलेज में होती है, मामला कॉलेज में जाके बिगड़ता है, कुछ का ठीक रह जाता है, कुछ का बिगड़ जाता है, ज्यादातर का बिगड़ जाता है, कुछ का ही ठीक रह जाता है। तो बीएससी बिगड़ती है सबकी। तो मैंने कहा भी था कि बीएससी वाला जो पोर्शन है उस पर बहुत फोकस करिएगा, लापरवाह मत रहिएगा। फिर जब जून में जब आया था, तब भी जब नया सिलेबस चेंज हुआ था, तब मैंने फिर वीडियो बना के कहा था, मैंने कहा था देखो सिलेबस चेंज हुआ है, ग्रेजुएशन के पोर्शन को बढ़ाया गया है, और टुकड़े भी नहीं किए गए। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये लोग इस बार ग्रेजुएशन को हावी रखने वाले हैं। और फिर मैंने ग्रेजुएशन बूस्टर के नाम से सीरीज भी चलाई थी, और यही मैंने बार बार कहा, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। लोगों ने कहा ना, काय का ग्रेजुएशन आएगा, ऐसे बना रहे हैं, 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 आएंगे सीनियर के। और कई गुरुजी जो सीनियर पे ही टिके हुए थे, जो अब शायद संकट में आ गई होंगे कई कोचिंगे, तो कई कोचिंगे ने, क्योंकि उन लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था सीनियर पार्ट, वो सीनियर पार्ट ही आता था उनको, ग्रेजुएशन पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ही नहीं उन लोगों का, तो वो सीनियर पे ही मेहनत करवाते थे। उन्होंने कहा ए नेड़ा आएडा है कन कीठा, मैं बता रहा ना माने बेरो है, मैं उम्र होगी पढ़ाता, बिल्कुल होगी, अनुभव फेल हो जावे। टाइटेनिक ने डुबान आ रहा भी वो आदमी हो जो 30 साल का अनुभवी हो। टाइटेनिक को भी डुबाने वाला वही व्यक्ति था जिसका अनुभव 30 साल था। तो भाई संभावनाएं हैं ये, संभावना तो बच्चा ने पहले बताओ कि ये संभावना है ना कि श्योरिटी है। अब बच्चों को आप संभावना बोल के नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मैं कह रहा हूँ ना, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, सीनियर से बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे कोई कुछ भी कह दो। तो फिर भाई हुई पेपर आ गया सामने, अचानक सर ने ले बैठे। अब अधिकतर बच्चे इस वजह से फेल हुए कि उन लोगों ने सीनियर ही सीनियर पढ़ी, ग्रेजुएशन के हाथ ही नहीं लगाया। और यही यही इस बार फर्स्ट ग्रेड में हुआ था। फर्स्ट ग्रेड में भी आप देख लो, फर्स्ट ग्रेड में भी सीनियर को कम कर दिया, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को बढ़ा दिए, और उसी पे पेपर बना था। है ना, तो ये है कहानी। इसलिए कितना भी हम, चाहे कितना भी कोई अनुभवी क्यों ना हो, कितना भी कोई अनुभवी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कहानी बदलती है। हाँ, तो वही तो है ना, वो लोगों के दिमाग में ये था कि वो गुरुजी पुराने वाले हैं, वो जो कह रहे हैं वो ज्यादा सही कह रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, मैंने हमेशा कहता रहता हूँ, जैसे गणित के बारे में मैं कहता हूँ कि यहाँ ना तो आयलर बड़ा है, ना लिनोट बड़ा है, और ना कोई और बड़ा है। यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा है तर्क। और जीवन में भी ये सच है,
कोई 20 साल का बच्चा कह रहा है उसकी बात भी सच हो सकती है, और कोई 50 साल का कह रहा है, 60 साल का कह रहा है, उसकी बात भी झूठ हो सकती है। बात है तर्कों पे, जो आप बात कह रहे हो उसमें तर्क कितने हैं, उस तर्क को तोलो। अगर तर्क मजबूत है तो फिर वो बात के सही होने की संभावना भी ज्यादा है, और तर्क कमजोर है। अरे यार एक बात बताओ, जून में सिलेबस आ चुका था, जून में सिलेबस आ गया था, और सिलेबस में साफ कह दिया था कि इस बार कोई पार्टीशन नहीं है, इस बार कोई पार्टीशन नहीं, इस बार नहीं है 90-40-20 वाला नियम नहीं है, इस बार साफ लिखा हुआ था उसके अंदर। लेकिन फिर भी लोग आंखों पे पट्टी बांध के बैठे। वहां लिखा हुआ था कि इस बार कोई पार्टीशन नहीं है, 90-40-20 नहीं डाला हुआ था उसके अंदर, लेकिन फिर भी लोग कह रहे ना, चाहे कुछ भी हो। आरपीएससी वाले भूल गए होंगे, माला गुरुजी झूठ कौन बोल सके, तो आरपीएससी भूल गई होगी, माला गुरुजी कौन भूल सके। माला गुरुजी कह दियो कि 90 तो 90 पे गुरुजी कट गया, फिर आरपीएससी को एग्जाम हुए भी दिन पे गुरुजी कट गया। तो वही बात है कि मैंने कहा ना, किसी को विश्वास मत करो कि वो सही बोल रहा है, उसके तर्क को तोलो, उसके तर्क में कितना दम है। अगर उसके तर्क में दम है, उतना विश्वास उसमें किया जा सकता है। और तर्क कमजोर है तो फिर उस पर विश्वास करो भी मत, चाहे वो 50 साल का अनुभवी हो और चाहे वो पूरी उम्र पढ़ाता हो, है ना। मैंने पहले कहा जैसे टाइटेनिक को डुबाने वाला भी वही था जिसका 30 साल का अनुभव था, और 30 साल तक उसने कभी भी अपने जीवन में कोई भी दुर्घटना नहीं देखी थी, लेकिन 30 साल में ऐसी दुर्घटना देखी कि दोबारा देखने लायक बचा ही नहीं। एनसीआर बटा एनसीआर, NCR+1, ये आपका है। तो इसमें से कौन सा भाई आएगा? एक तो पहले इन्हें पकड़ लो, ये रूल होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर एनसीआर में उसके लगातार वाला पद जुड़े, NCR+1 अगर जुड़ता है, ये वाला फॉर्मूला काम करता है। अगर दो लगातार पद हो, दो लगातार द्विपद गुणांक हो, NCR और NCR+1, दो लगातार द्विपद गुणांक हो, तो ये बढ़ के N+1 हो जाता है, और ये R+1 रहता है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। NCR बटा N+1 CR+1। अब इनको सॉल्व करते हैं, आ जाओ इनको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को खोलने पर नीचे वाले, ये R बराबर 0 से N तक, N बराबर 1 तक, N तक है केवल। R बराबर 0, R+1, N+1 माइनस R+1, ये N माइनस R हो गया, ये कट गया, ये पलट के ऊपर चला गया, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल R+1, फैक्टोरियल N+1। हाँ, R बराबर 0 से लेकर R बराबर N तक है, वो शायद मिस प्रिंट था। R बराबर 0 से लेकर फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R+1, N+1 बाहर, फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R से फैक्टोरियल R कट गया,
ठीक है, अब क्या बाहर आ जाएगा, ये जो लगा हुआ है समीशन, ये जिसके लिए लगा हुआ है बस वो प्रतिबंधित होता है, वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जिसके लिए लगा हुआ है वो बाहर कैसे आ सकता है। तो ये जो समीशन लगा है ये आर बराबर 0 से एन तक लगा है, मतलब आर वालों पे लगा है। तो जो आर वाले बंदे हैं वो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन जो आर नहीं है वो तो बाहर आ सकता है। जैसे n+1, n+1 बाहर आ जाएगा, ये n+1 बाहर आ गया, आर वाला नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे अगर हम x के साथ अवकलन करते हैं तो फिर x का पद बाहर नहीं आ सकता, और x के साथ समाकलन करते हैं तो x वाला बाहर नहीं आ सकता। तो ये तो नियम है, जिसके लिए लगा हुआ है, जिसके लिए आपने सिग्मा लगाया है वो कैसे बाहर आ सकता है, और वही बाहर आ गया तो सिग्मा करके आ रहा था, सिग्मा करके आ रहा था। सिग्मा भी लगा रहे हो और फिर आर का पद बाहर आ जाएगा, फिर सिग्मा लगाया किसके लिए था, आर ही बाहर आ जाएगा। तो आर के लिए तो सिग्मा लगाया और आर ही बाहर आ गया, है ना। तो वो बाहर नहीं आ सकता, बाकी कोई भी है वो बाहर आ सकता है, क्योंकि उन पे कोई पाबंदी नहीं है। अब आर का मान रखना शुरू करो। आर का मान 1 रखने पर 0 रखने पर, 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 रखने पर 1, प्लस 1 रखने पर 2, प्लस 2 रखने पर 3, प्लस से लेकर n तक, तो ये हो गया n+1। इनका जोड़ हमें पता है, इनका जोड़ हमें पता है, 1 से लेकर n तक का जोड़ होता है n+1/2। 1 से लेकर n तक का जोड़ 1 से लेकर n तक n+1/2। तो ये हो गया n+1, n की जगह n+1, n+2, n+2/2। अब मैंने कुछ ज्यादा या कम कर दिया, हमने कुछ ज्यादा या कुछ कम कर दिया, या तो ये r का मान 1 से लेकर n तक है, कुछ कम ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया। हाँ, या तो ये r बराबर 0 से n-1 तक है, ठीक है, अगर n-1 तक है तब ठीक है। तो यहाँ पे वो शायद वो जो लिखा हुआ था वो n बराबर 1 नहीं था, वो शायद ये था n-1, है ना, वो शायद जो लिखा हुआ था वो हमने r बराबर 0 से लेकर n बराबर 1 पढ़ रहे थे, वो n बराबर 1 नहीं, वो n-1 था। तो n-1 होगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, हमारा लास्ट पद n होगा, हमारा लास्टवां पद n हो जाएगा, क्योंकि जब n-1 रखेंगे, जब हम n-1 रखेंगे तो लास्ट वाला पद n आएगा। जब लास्ट वाला पद रखोगे तो n आ जाएगा, इस वजह से आपका जोड़ आ जाएगा n+1/2, n/2। तो आंसर डी आ जाएगा। अब इसमें x की पावर 50 का गुणांक बताना है, x की पावर 50 का गुणांक। अच्छा, 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 तुम IIM से हो। हम्म,
हाँ, तो 10 बैच कैसे निकालते थे? 10 बैच ऐसे निकालते हैं। अब आप सोचोगे, चल वही बात है ना, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता। अधिकतरों के साथ ये कहानी चल रही है। अधिकतर लोग क्या भेड़-चाल है। एक भेड़ आप तो एक 2-4 भेड़ें इकट्ठी कर लो, बाकी भेड़ें उनको देख के अपने आप आ जाएँगी। अब वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का हिसाब देखिए, नॉर्मल है 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1.5 घंटे की। हम लगभग-लगभग 1.5 घंटे की 3 क्लासेस लेते हैं। यानी हम उनके मुकाबले पर डे 3 गुना ज़्यादा पढ़ते हैं। हम उनके मुकाबले पर डे 3 गुना ज़्यादा पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सवालों की बात आए तो हम उनसे 3 गुना ज़्यादा सवाल निकालते हैं। हम उनके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा सवाल निकालते हैं। हम उनके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा पढ़ते हैं। हम उनके मुकाबले टेस्ट देते हैं, वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है। वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है। हम डेली टेस्ट हैं, आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो वो अलग है, लेकिन टेस्ट डेली है, हम डेली टेस्ट दे रहे हैं। और वो लोग 1.5 घंटे पढ़ाते हैं और 1.5 घंटे में भी वो 6 महीने में कोर्स करा देते हैं। 6 महीने में कोर्स करा देते हैं या 7 महीने मान लीजिए, 7 महीने में कोर्स कराते हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि बायनोमियल का क्या करते होंगे वो? द्विपद प्रमेय का क्या करते होंगे? द्विपद प्रमेय का ये फ़ॉर्मूला है, ये एनसीआर होता है, ये खुलता है, ये रहा, और बीच-बीच में एक-एक चीज़ को समझाने के लिए एक-एक एग्ज़ाम्पल ले लिया। 8 या 10 एग्ज़ाम्पल में बायनोमियल थ्योरम खत्म। यानी 3 से 4 दिन में द्विपद प्रमेय शुरू भी हो गई और द्विपद प्रमेय 4-5 दिन में खत्म भी हो गई। चौथे या 5वें दिन आपको द्विपद प्रमेय हाथ में मिल जाएगी, ये लो, और ये लो शीट, ये निकाल लेना आप। तो वही तो समझ रहे कितना अंतर है रात दिन में वही। अब ये चीज़ें जो है ना अभी शायद ना दिखेंगी, ये दिखेंगी आपको जब रिज़ल्ट आएगा। जब ये रिज़ल्ट आएगा तब आपको ये चीज़ें, ये गैप नज़र आएगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ। हम गैप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन दिखता तब है जब परीक्षा होती है, जब रिज़ल्ट आते हैं, फिर ये गैप नज़र आता है, अरे! इतना गैप था उनके स्टूडेंट में और हमारे स्टूडेंट में, क्योंकि डे बाय डे पे तो पता ही नहीं लग रहा ना। डे बाय डे आपको याद होगा, मैंने एक बार आपको शुरुआत में कही थी, मैंने कहा था कि जो टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है, उस टेस्ट सीरीज़ में आप जिसे चाहे बुला लीजिए, जिसे चाहे बुला लीजिए, और अभी जुलाई हो जाता है, जुलाई होने के बाद में मैं ओपन टेस्ट सीरीज़ और शुरू कर दूँगा एक, और आप जिसे चाहे बुला लीजिएगा, जिसे भी चाहे। कोई जयपुर एक्स कोचिंग वाला, वाई कोचिंग वाला, जेड कोचिंग वाला, जेड1 कोचिंग वाला, ए1 कोचिंग वाला, किसी को भी बुला लीजिएगा और टेस्ट करवा लीजिएगा। टेस्ट करवा लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मेरे स्टूडेंट में और उनके स्टूडेंट में आपको कितना बड़ा गैप नज़र आता है। वो बच्चे मुश्किल से मेरे टेस्टों को 5-7 दिन ही नहीं झेल पाएँगे। 5-7 दिन भी मेरे टेस्ट को नहीं झेल पाएँगे वो। हो सकता है वो जोश में आके बराबर करने का तो वो अलग, भाई टॉप करने का, रैंक बनाने की तो बात ही छोड़ो। मेरे टेस्ट को अगर वो 5 या 7 दिन बर्दाश्त कर जाएँ, 5-7 दिन कंटिन्यू टेस्ट दे दें, तो भी मान जाऊँगी चलो ठीक है, तैयारी अच्छी हुई है। 5-7 दिन वो अगर टेस्ट दे दें, क्योंकि 5-7 दिन टेस्ट देते हुए उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। वो आस-पास ही नहीं है। जो कॉम्पिटिशन है उसके तो वो आस-पास ही नहीं है। वो खाली फीस दे के आए हैं, 6 महीने दे के आए हैं, और कहीं भी कोई तुलना है ही नहीं। ये महसूस हो जाएगा 6 से 7 महीनों में, 6 से 7 दिनों के अंदर। टॉपर की, रैंक 1, रैंक 2 की तो बातें ही नहीं कर रहा मैं। सिर्फ़ 6 दिन वो टिक जाएँ हफ्ता भर, वही मुश्किल हो जाएगा उनको। ये है हकीकत। हाँ, पता है ना? हाँ, बिल्कुल। तूने टेस्ट का लेवल आपने देखा होगा। ये टेस्ट का लेवल हमारे जो क्वेश्चन्स हैं इनके आस-पास का ही रखा गया है, और इसके आस-पास के क्वेश्चन कोई नहीं करवाता। टॉपर क्या है यार? टॉपर आजकल खरीदे जाते हैं, खरीद लो। एसएससी वाले कांड आप लोगों ने पढ़े हैं, आप लोगों ने और पढ़े हैं। सब खरीद-फरोख्त है, आप खरीद लो। टॉपर्स अवेलेबल है। अभी आईएएस वाला टॉपर आया था एक, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसका 5 जगह नाम आया था। आईएएस वाला टॉपर अभी देखा होगा आपने, उसका 5 जगह पे नाम आया था। 5 अलग-अलग इंस्टीट्यूट ने छापा था। एक आईआईटी वाले टॉपर की भी बात है, उसका भी शायद 3 जगह नाम आया था। अब आजकल क्या हो गया, आजकल मतलब वो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, जो टॉपर होता है ना वो भी इंटेलिजेंट होता है। वो इसलिए इंटेलिजेंट होता है, पता है सब पैसे दे रहे हैं, कोई लाख रुपए दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ ही तो भरनी है। अब मेरे से पैसे ले लेगा, 1.5-2 लाख मेरे से ले लिए और कह देगा हाँ, अमित जी से मैं लगातार कॉन्टैक्ट में रहता था, हमारी बात होती थी। जब भी मैं फेल होता था, जब भी मैं कहीं डिमोटिवेट होता था, मैं अमित जी सर को कॉल करता था, और अमित जी सर मेरा हिम्मत बढ़ा देते थे, और उससे मैं इस कॉम्पिटिशन को क्रैक कर पाया। अगर अमित जी सर ना होते तो मैं कभी नहीं कर पाता। हो गई कहानी। फिर वो जयपुर वाले सर को, फिर जयपुर वाले सर का क्या, जयपुर वाले सर से जब भी मैं किसी सवाल में अटकता था, तो मैं रात को 12 बजे भी उनको कॉल करता था कि सर मैं सवाल में अटक गया हूँ, तो वो रात को 12 बजे भी नींद से उठकर मेरे सवाल को लिख के आंसर भेजते थे। अगर वो ना होते, तो मेरे सवालों में मैं अटका ही रह जाता और आज मैं टॉप नहीं कर पाता। फिर इतने में तीसरे गुरुजी के, उन गुरुजी का क्या महत्व है?
उन गुरुजी का महत्व ये है कि उन्होंने मुझे शीट्स प्रोवाइड कराई। अगर उनकी शीट्स मुझे ना मिलती तो शायद मैं आज ये कर ही नहीं पाता। फिर बोला उन गुरुजी का कि बे गुरुजी मैंने जूता दिलवाया अगर मैं जूता ना दिलवाता तो मैं चाल तो क्या, मेरा पग में कांटा गड़ जाता, मेरा चाले कौन जाता, धूप में क्या चालता, बे गुरुजी मैंने जूता दिलवाया, अगर जूता ना दिलाता तो मैं एग्जाम देने क्या जाता। तो चढ़ा चढ़ा कहानियां बना बना सब टॉपर है। सबसे कोई से 50,000 मिल गया, कोई से लाख रुपया मिल गया, टॉपर तैयार है, खरीद लो। मुंह 10-15 टॉपर खरीदना है, खरीद लो और छाप दो। बात है पढ़ाई की, और जो बच्चा ये डिफरेंस नहीं कर पा रहा है तो फिर तो वो लायक है, उस बात का लायक है कि इस ट्रैप में वो फंसे। आ जाओ, इसका नाम एक बार थोड़ी देर के लिए A1 रख लेते हैं, इसका नाम A2 रख लेते हैं, पूरे सही थी, पूरा का पूरा ही। इसका नाम A2, इसका नाम A3, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। और ये लास्ट वाला A50। 50 क्यों? क्योंकि क्रम से चलेंगे तो 50 आ जाएंगे। ये पहला ब्रैकेट है, ये 50 ही जीरो, पहला ब्रैकेट। अच्छा 51 ब्रैकेट हो गए ना, टोटल 51 हो गए भैया, टोटल 51 हो गए। क्यों? क्योंकि यहां से शुरू होगा, 0 पे 1 का है, 1 को 2 का है, 2 को 3 का है, तो 50 पे 51 हो गए, टोटल 51 हो गए। हाँ अच्छा, हाँ यहाँ भी मैं तो भूल ही गया कि मैं एग्जाम से लेट हो रही हूँ। फिर मैंने गुरुजी आपकी गाड़ी में बिठा मैंने एग्जाम हॉल पर छोड़ कर आया। अगर भी दिन बे गुरुजी नहीं आता तो मैं एग्जाम दे ही कौन पाता। और ये जो टॉपर हुआ हूँ, जो मैं हुआ हूँ, उनकी वजह से हुआ हूँ। तो एक गुरुजी को नाम यहाँ ऐड हो गया। जब आप इसको खोलोगे तो पहले आएगी x की पावर 50, 51, क्योंकि टोटल 51 ब्रैकेट है, प्लस फिर 50 पावर के गुणांक आएंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A51 और x की पावर 50। फिर आ जाएंगे दो दो गुणा हो जाएंगे, A1 गुणा A2, A2 गुणा A3, A3 गुणा A4 और डैश 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 दो दो की सारी गुणा, A50 गुणा A51, x की पावर 49, फिर 3 की गुणा, फिर 4 की गुणा, फिर 5 की गुणा और डैश डैश डैश, ऐसे खुलता है ये इसी तरीके से खुलता है। मतलब इस तरीके से जब आप ब्रैकेट खोलते हैं, और ये आपको पता भी होगा, मूलों का जो हमारा बहुपद वाला होता है, बहुपद वाले सिस्टम में यही होता है कि पहली पावर का गुणांक 1 होता है, दूसरी पावर का गुणांक इन सब का जोड़ होता है, अगली पावर का गुणांक इन सब की दो दो की गुणाओं का जोड़ होता है, अगला गुणांक 3 की गुणाओं का जोड़ होता है, अगला गुणांक 4 की गुणाओं का जोड़ होता है, अगला 5 की गुणा का जोड़ होता है, अगला 6 की गुणा का जोड़ होता है, एंड डैश 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 चलता रहता है। अब हमें 50 वाला ही चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं, तो हमें तो मिल गया हमारा। A51। अब मान रख दो, A1 किसको माना था, 50 C0 को, इंटू 3 गुणा 50 C1 प्लस 5 गुणा 50 C2 एंड डैश 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 2n+1 50 C50। अब इसे बंद करके लिख दो, सिग्मा R का मान 0 से लेकर
2R + 1 50 CR। अलग अलग करने पर R का मान 0 से लेकर 50 तक, R का मान रख के वापस खोल दो, ये हो जाएगा। 0 रखने पे तो 0 हो गया, 1 रखने पर हो गया 50 C1 प्लस 2 गुणा 50 C2 एंड डैश 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 50 गुणा 50 C50 प्लस 50 C0 50 C1 50 C50। और ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा, इसका जोड़ हमें पता है n गुणा होता है, n गुणा 2 की पावर n-1, 2 n गुणा 2 की पावर n-1, तो n का मान 50 है, तो ये जाएगा 2 50 इंटू 2 की पावर 49 माइनस माइनस प्लस, ये लगातार हो गया, ये लगातार हो गया, ये तो 2 की पावर 50 हो गया, तो ये हो गया 50 गुणा 2 की पावर 50 प्लस 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 50 बार और 1 51 बार हो गया, 2 की पावर 50 51 बार। क्या सवाल बनाया है। अब ठीक है, अब ईशा सवाल टेस्ट में डाल देवे, ईशा सवाल टेस्ट में डाल देवे तो ये सवाल देखता नहीं, मतलब जो नॉर्मल तैयारी है उनकी, उनकी तैयारी नॉर्मल तैयारी, वहां पे कोई खुद पढ़ रहा है तो बात अलग है, खुद से किसी ने तैयारी कर ली तो बात अलग है। वहां पे क्या, मैंने पहले समझाया कि होता क्या है, आप किसी में चले जाइए, किसी में भी चले जाइए, यहाँ वाले पैटर्न में और वहां वाले में आपको बड़ा जो डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ मैं आपके साथ मिलकर सवाल निकाल रहा हूँ, यहाँ पे हम दोनों सवाल निकालते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैंने 5 सवाल करवा दिए, शीट पकड़ा दी कि ये लो और ये घर जाके निकाल लेना। ये डिफरेंस है हमारे में और उनमें। उनमें वो लोग सिर्फ जैसे पढ़ाया कि द्विपद गुणांक एनसीआर, और देखो 50C2 कैसे खुलता है, फिर कहेंगे 1 + x की पावर n, ये ऐसे खुलता है, 1 + x की पावर 5 का एग्जाम्पल ले लिया और उसको खोल दिया। तो ये चीज इस तरीके से होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो कहानी है, जो थोड़ा जो अर्थ है वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन उससे सवाल सॉल्व नहीं होते ना, उससे सवाल सॉल्व नहीं होते, वो तो थ्योरी है, तो थ्योरी से सवाल थोड़ी हो जाएंगे। जब सवालों की बारी आती है तो जान निकल जाती है, क्योंकि सवाल होते नहीं है। प्रैक्टिस शीट में वो ऐसे ऐसे सवाल डाल देते हैं जिनका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, कंपटीशन को ही पार कर रहे हैं, ऐसे सवाल डाल देते हैं। क्लास में ऐसे सवाल कराते हैं जिनका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, क्लास में वो सवाल करवाए जा रहे हैं जिनका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, और वहां पे जो आ रहे हैं वहां पे वो सवाल आ रहे हैं जिनका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ एकदम नीचे लेवल है, एक तरफ एकदम हाई लेवल है, और बच्चे को बीच में छोड़ दिया गया कि ढूंढो अपना सत्य, खुद ढूंढो। आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन में, इसको याद रखिएगा, ये रहा A1 + A2 + A3 डैश 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 A1। इसको याद रखिएगा, जब भी ये ब्रैकेट खुले ना, इस तरीके के ब्रैकेट खुले, तो सबसे बड़ी पावर, जितने ब्रैकेट होंगे ऑब्वियसली बात है, जितने एक्स है, एक्स कितने हैं टोटल 51 बार है, क्योंकि 51 ब्रैकेट है, तो एक्स की पावर 51 हो गए। अगली बार एक्स की पावर 50 आएगी, फिर एक्स की पावर 49 आएगी, फिर एक्स की पावर 48 47 46 डैश डैश। तो x की पावर 51 का गुणांक तो 1 होगा, सबसे बड़ी पावर का गुणांक 1 होगा, उससे पीछे वाली गुणा का गुणांक उन सब का जोड़ होगा, उससे पीछे वाला 2 का जोड़ होगा, उससे पीछे वाला 3 का जोड़ होगा, उससे पीछे वाला 4 का जोड़ होगा, डैश 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 होगा। लेकिन हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें 50 वाला चाहिए, तो 50 वाला ये रहा, तो ये लिख दिया। ये 50 वाला A1 A2 इन का मान निकाल के यहाँ रख दिया, इसको पैक करके सिग्मा में लिख दिया, ये सिग्मा बन गया। सिग्मा बनने के बाद अलग अलग कर दिया, अलग अलग करके वापस से खोल दिया, और खोलने के बाद ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखो NC1 × 2 2 गुणा NC2, 3 गुणा NC3
डैश डैश n गुणा n सी n, ये होता है n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला। nc1 2 इंटू nc2 3 इंटू nc3 डैश 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 n इंटू ncn बराबर होता है n इंटू 2 टू द पावर n माइनस। ये वाला मैंने लगाया, तो n का मान 50 था तो मैंने 50 लगा दिया। ये देखो ये वाला, एक तो ये 2 बाहर था, ये 2 बाहर आ गया, फिर n की जगह 50 था, 50 लगा दिया। 50 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1 यानी 49, ये तो इसका हो गया। और ये कंटिन्यू था, 0 से लेकर 50 तक कंटिन्यूस होते, 2 की पावर 50 इसका हो गया, 2 की पावर 50 ही आ गया। और फिर 2 की पावर, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 49 यानी 2 की पावर 50 हो गया। अब 2 की पावर 50 को x मान लो, ये x है, ये 50x हो गया, 50x प्लस x 51x, ये 51x हो गया। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, शानदार सवाल है ये, अद्भुत सवाल है। अरे वाह भाई संजय। ये जिसका पुरानी वीडियो देख कर ऐड है ना ये सवाल जो कर पा रहे हैं ना, पक्की बात है पीछे वाले वीडियो देख के आए हैं, पिछले वाले वीडियो देख के आए हैं। क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये ट्रिक है, और ये ट्रिक तभी आपको आती है, इस सवाल को देखना तो होता है ना, बिना देखे आप नहीं कर सकते, पहली बार आप इसको नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं पहली बार आपको इसको देखा हुआ होना चाहिए, चाहे किताब से देखा हो, चाहे लेक्चर से देखा हो, कहीं भी देखा हो आपने सवाल को जरूर देखा हुआ है। अगर बिना देखे हुए सवाल को इसको किया नहीं जा सकता। अगर संजय और सतपाल आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों ने इसको कहीं ना कहीं देखा है, वो कहाँ देखा है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन देखेड़ो है ना, या तो पुराना लेक्चर देख कर आए होते। और यही मैं हमेशा समझाता हूँ, जब आप पुराने लेक्चर देख के यहाँ आएंगे ना, हाँ तो मैं जो आप, जो लोग करके जो यही सब पुराने लेक्चर जब आप देख के आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज तो वहां से समझ में आ ही जाती है, बहुत सारी बातें। फिर जब यहाँ पे आके करने लगते हो तो आपसे सवाल होने भी लग जाते हैं, प्लस वो चीजें रिकॉल भी हो जाती है जो आपने पढ़ी हुई है। यानी इसको यूं तरीके से समझो तो आपका एक कोर्स 2 बार हो रहा है, एक कोर्स आपका 2 बार हो रहा है, एक बार तो वहां आप देख के आ गए, एक आप यहाँ कर रहे हैं तो दोबारा हो रहा है। यानी सेम टाइम पे आपका कोर्स भी हो रहा है, सेम टाइम पे रिविजन भी हो रहा है, कोर्स एंड रिविजन दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, सीरीज को उल्टा करके लिखना है। मान लो इसका जो जोड़ पूछा है, सम पूछा, जोड़ पूछा है, तो जोड़ मान लेते हैं, इसका जोड़ एस है, इसका जोड़ एस है, तो ये हो गया 2 BC0 प्लस
5 इंटू BC1, 8 इंटू BC3, BC2 और डैश डैश डैश, लास्ट वाला है 62 BC20। अब इसको उल्टा लिखो, उल्टा मतलब पीछे से आगे की तरफ लिखो, 62 इंटू BC20 प्लस 62 से पहले, क्योंकि इनमें देखो 3 का अंतर चल रहा है, तो 62 से पहले 59 आएगा, 59 BC19 और 3 का कम आएगा मतलब 56 आएगा, फिर BC18 आएगा। ये उल्टा करके मैंने इसको लिख दिया, जस्ट उल्टा करके लिख दिया। अब दोनों को जोड़ने पर, S और S 2S हो गए। हमें पता है BC20 BC0 ही होता है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 62 और 2 64 आ जाएंगे, ये 64 और BC0 हो गया। BC19 को हम लिख सकते हैं BC1 और ये भी BC1 हो जाएगा, 59 और 5 ये भी 64 आ गए। इस तरीके से आपके सबका जोड़ 64 आता जाएगा। ये BC2 हो गया, डैश 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 64 BC20 आ गया, 64 कॉमन आ जाएगा, और ये BC0 से लेकर BC20 तक यानी 2 की पावर 20 हो गया, 64 से ये 32 हो गया, 32 यानी 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 20, ये हो गया 2 की पावर 25। अच्छा, पहले वाले से किया, हाँ कर लो, हो जाएगा, पहले वाले से हो जाएगा। गणित की अच्छी बात है, गणित का ये तो सुख है, बस सही करो, ये करो वैसे करो कैसे करो, सही करो, सही करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पता सुंदर है ना, कितना प्यारा है, आप उसको उल्टा करके लिख रहे हो, फिर वो सब जुड़ गए और वो एक बन गया, मतलब देखने में अच्छा। वैसे कर सकते हो बिल्कुल, वो वाले तरीके से करोगे तो उससे भी हो जाएगा। उससे बस आपको देखना होगा कि सीरीज क्या चल रही है, 2 आ रहा है, प्रथम पद 2 है, फिर सार्वंतर 3 है, तो इस हिसाब से हो जाएगा 2 + 3n - 3 2n, तो ये 3r - 1 और BC r का मान 0 से स्टार्ट करना है, तो 3r + 2 कर दो और BCr, और r का मान 0 से लेकर 20 तक, ऐसे भी करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, 3r + 2 BCr, इससे कर लो। सुख है ये गणित का, और आप हर बार और बेहतर और मजा भी आता है, पता है, जब आपके पास, आपको भी फील करना, जब आप गणित में किसी सवाल को करते हैं और आपके पास 2 तरीके होते हैं करने के, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि देखो मेरे पास 2 तरीके हैं करने के। एक अलग फील होता है कि यार मेरे पास, क्योंकि ये ताकत ही तो है, आपके पास ज्यादा अल्टरनेटिव है, आपके पास इस सवाल को करने का ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो, फिर आपको लगता है कि यार मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, मैं कितना बढ़िया हो गया हूँ, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई मैं 2 तरीके से कर पा रहा हूँ सवाल को, यूं भी कर पाता हूँ, यूं भी कर पाऊंगा, तो वो फिर आपका एक अलग ही लेवल बनाती है। और फिर ये चीजें, कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़ी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस वो इन्हीं चीजों से बढ़ता है, जब आप चीजों को अच्छे से करना जानते हैं, कई तरीकों से करना जानते हैं। लोगों के पास एक तरीका नहीं होता, आपके पास 2 तरीके, तो लगता है यार देख मैं कुछ अलग ही हूँ, मैं कुछ मतलब सुपरमैन हूँ, मतलब लोगों के पास एक तरीका नहीं है, मेरे पास 2 तरीके।
ये वाला किया हुआ है। ये कौन से वाला था? हाँ, समाकलन करके समाकलन कर दो। और इसका आंसर आया था 2 की पावर, ये वाला आया था शायद, ये वाला आंसर आया था इसका। फैक्टोरियल नहीं तो प्लस समाकलन नियतांक के। समाकलन नियतांक भी आएगा, हाँ, समाकलन नियतांक भी आएगा। समाकलन नियतांक का मान तो आप x बराबर 0 पे निकाल सकते हैं। x का मान 0 रखते ही ये 1/n+1 आ गया। ये समाकलन नियतांक k का मान आ गया। अब इसमें x का मान 1 रख दो। k का मान 1/n+1 इधर रख दो, वो इधर आ जाएगा और आके हो जाएगा ये वाला, बी आंसर आ जाएगा। k उधर जाएगा, k यहाँ रख दो, उसको उधर ले जाओ, लघुत्तम ले लो और बी आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं और फिर चर्चा करते हैं। हाँ, आज एक्स्ट्रा क्लास का क्या, आज एक्स्ट्रा क्लास या रखने का था आज। अब जैसे सैटरडे संडे 2 दिन है ना, 2 दिन चर्चाओं वाली क्लास रखेंगे, थोड़ी देर बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ। आज दोपहर में क्लास सेट कर लेते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, है ना, थोड़ी चर्चाएं करते हैं। काफ़ी दिन हो गए चर्चा किए हुए, तो थोड़ी सी आपकी सुनते हैं, थोड़ी सी मेरी सुनाते हैं। मेरी तो हमेशा ही सुनाते हैं, आपकी सुनते हैं, है ना। आज ये क्लास कर लेते हैं। वो कह भी रहा था, विवान कह भी रहा था एक भड़ास क्लास रख लो। ठीक है, चलो एक भड़ास क्लास रख लेते हैं आज, है ना। काफ़ी दिन हो गए बात किए हुए, तो थोड़ी बात भी हो जाएगी, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। सारा दिन यही XYZ लगे रहते हैं। हाँ, बहुत दिनों से आपकी नहीं सुनी। बहुत दिनों से आपकी नहीं सुनी, तो आज आपकी सुन लेते हैं। ठीक है, शाम को शेड्यूल कर देता हूँ 4-5 बजे की क्लास, फिर आपकी सुनते हैं। भड़ास क्लास में तैयार रहिए, मिलते हैं आपसे।